Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. Today we will do session number 20th of Human Resource Development, that is Knowledge Management. The topics covered in this session are Knowledge Management, the introduction of Knowledge Management and the Knowledge Management in Organization. Now first we will discuss the introduction part. So knowledge management होता क्या है? What is knowledge management? Knowledge management क्या है? एक सेट है, सेट और या एक ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस कह सकते हैं हमें, that create and transfers knowledge supporting the attainment of academic and organizational goals according to knowledge. So basically नॉलेज मैनेजमेंट की डेफिनेशन में कहते हैं एक सेट है, एक प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस है जिससे कि हम नॉलेज क्रिएट कर सकते हैं और ट्रांसफर कर सकते हैं, जो सपोर्ट करती है हमारे एकेडमिक और हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अटेन करने के लिए. सो कैपेबिलिटीज बाय व्हिच कम्युनिटीज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैप्चर नॉलेज दैट इज क्रिटिकल टू देम एंड कॉन्स्टेंटली improve it and make it available in the most effective manner to the people who need it, so they can exploit it creatively to add value as a normal part of their work. So कुछ और डेफिनेशन इसकी हम दे सकते हैं, जैसे कि the only replaceable capital जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास जो होती है वो नॉलेज होती है, राइट, और वो एबिलिटी होती है उसके पीपल की, उसके एम्प्लॉयज की. तो प्रोडक्टिविटी होती है जो उसकी कैपिटल की किसके ऊपर डिपेंड करती है कि कितने उसका जो पीपल शेयर है, हाउ इफेक्टिवली पीपल शेयर देयर एक्सपीरियंस विद दोस दैट कैन यूज इट. लोग अपना जो उसके एम्प्लॉयज कैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं लोगों के साथ कि उनका एक्सपीरियंस किसी और के काम आ पाए. तो हमारे पास कुछ ड्राइवर्स है नॉलेज मैनेजमेंट के, that is globalization, technological advances and information explosion and knowledge. So, जो फंडामेंटल चैलेंज है वो क्या है? क्रिएट करना एक नॉलेज ड्राइवन इकोनॉमी जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स को सर्व करने में काम आए, हमारी पब्लिक सर्विस में और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी लाए सबके लिए. सो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ नया इनोवेट करना पड़ेगा. सो वी नीड टू यूज आइडियाज एंड इंटेलिजेंस इन न्यू वेज जो क्रिएट करती है हायर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और बेटर क्वालिटी सर्विस, एंड वी मस्ट एक्सटेंड द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द इंफॉर्मेशन एज टू all. Now, so we have reasons to management knowledge. अब हमारे पास reasons क्या है knowledge management के, जैसे कि बेसिकली क्यों हम करते हैं नॉलेज को मैनेज? क्योंकि हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है कोलैबोरेशन के लिए, इजियर एक्सेस हो जाता है टू रेलेवेंट अथॉरिटेटिव इंफॉर्मेशन को व्हेन एंड वेयर, जब भी हमें जहाँ पे भी उसकी जरूरत होती है. बेटर एक्सेस मिलता है टू एक्सपर्टाइज, अर्लियर डिस्कवरी लीडिंग टू इनोवेशन एंड रिसर्च, बेटर लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है, ग्रेटर रीयूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, greater focusing of resources on mission critical knowledge and all. Then we have knowledge is what? That is published information, websites, laboratory notebooks, filling cabinets, departmental collection desk, archive, सब क्या, यहाँ से हम इन सब चीज़ों से हमें knowledge मिलती है. And manuscripts are the जैसे हमारी thesis होती है, learning objects, the reports, the media files, the data that are all manuscripts. Now we'll come to the role of knowledge manager. हमारे knowledge manager का क्या रोल है? Like knowledge is originated and is applied in the mind of the knowers. So basically उसको रिकॉग्नाइज करना हमारे रोल को और पोटेंशियल इन द नॉलेज मैनेजमेंट एजेंडा फॉर फोस्टरिंग कोलैबोरेशन, इन्वेस्टिंग इन पीपल, मेकिंग अवेलेबल द नॉलेज, ensuring that the information is easily accessible. ये हमारे सब क्या है नॉलेज मैनेजर के रोल होते हैं. Now we can distinguish between information and knowledge. हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या फ़र्क है. इंफॉर्मेशन क्या है? वो डेटा है, स्टार्ट्स है, फैक्ट्स है, फोन नंबर है. वो इंफॉर्मेशन जो भी डेटा हम लेते हैं, जैसे कुछ भी स्टैटिस्टिक इतने % लोगों का ये है, इतने % लोगों का ये है, या फिर कोई फैक्ट बता रहे हैं हम, या कोई फोन नंबर है, कोई नेम है, कोई भी टेक्स्ट, वो क्या है हमारी इंफॉर्मेशन. और नॉलेज क्या है? नॉलेज इज इंफॉर्मेशन विद कॉन्टेक्स्ट एंड अंडरस्टैंडिंग. जो इंटीग्रेशन ऑफ
हमारा एक्सपीरियंस, वैल्यूज, इंट्यूशन, लेसन्स लर्न, contextual information and expert insight that provide the potential for informing decision and improving the actions. So it originates and is applied in the mind of the knowers. So knowledge is applied product used and analyze information experience. So this is the definition of the simplest definition of the knowledge. Knowledge is an applied product used and analyzed information experience. Now what is knowledge management? Knowledge management we have already discussed. So that is capturing, distilling and systematically organizing knowledge and experience gained from staff, from clients, from developed partners, from making this knowledge, best practices and lessons learned readily accessible to a wide audience internally or externally, creating linkages between groups and communicates working on similar topics and empowering knowledge generation and learning. अब हम आ जाते हैं the benefits of knowledge management. अब नॉलेज मैनेजमेंट के बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहला बेनिफिट है हमारे पास, इट फोस्टर्स इनोवेशन बाय एनकरेजिंग द फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज. इनोवेशन बढ़ती है, इनोवेशन क्योंकि की फ्री फ्लो होता है आइडियाज का. स्टाफ को एनकरेज कर सकते हैं हम इनोवेशन के लिए, क्रिएटिविटी के लिए. स्ट्रीमलाइनर्स रिस्पॉन्स टाइम इज द सेकेंड बेनिफिट ऑफ दिस नॉलेज मैनेजमेंट. फिर मैं स्ट्रीमलाइंस प्रोडक्टिविटी जो है या ऑपरेशंस है, या हम इससे अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं. देन by eliminating redundant or unnecessary processes, then provides a feedback loop. एक फीडबैक लूप दे सकते हैं रीवर्क करने के लिए, रीयूज करने के लिए नॉलेज को, और accelerates advancement of mission and improve performance. These were some of the benefits of knowledge management. Now we have some approaches to knowledge management. So before going to the approaches, before discussing the approaches of knowledge management, let us first discuss the challenges and obstacles of knowledge management. Challenges जैसे हमारे staff यानी कल्चर ऑफ वर्डिंग कैसे है, डिस्टिंग्विश मतलब इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच में डिस्टिंग्विश है, तो मतलब कि कौन, what, where, who, what, where, why, how, ये सब हमारे चैलेंजेस आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं नॉलेज मैनेजमेंट में. जैसे कि लैक ऑफ रिसोर्सेज है हमारे पास, अवेयरनेस कम है, इंफॉर्मेशन दूसरों के बारे में कम है, देन रिमेनिंग करंट और अवॉइडिंग ओवर एम्फोसिस ऑन टेक्नोलॉजी और डिफाइनिंग एंड अचीविंग द गोल्स ऑफ KM दिस. तो ये सब चैलेंजेस है हमारे पास. नाउ विल कम टू दी approaches of the knowledge management. Now knowledge management is not new, कुछ नया नहीं है इसमें, but only recently have organized executives begin thinking about deliberating systematic way to create, capture and organize knowledge. तो हमारे पास 3 ड्राइविंग फोर्सेस हैं behind the surge of interest in knowledge management. पहला क्या है, a large part of momentum comes from the rapid advances in information technology, जिससे कि पॉसिबल हो कि हम शेयर कर सके एक्सप्लिसिट नॉलेज को ज़्यादा क्विकली और इजीली, एज वेल एज टू कनेक्ट पीपल इन नेटवर्क फॉर द शेयरिंग ऑफ टेक्निक नॉलेज. सेकेंड क्या है, as the economic basis of organization shift from natural resources to intellectual capital, जो हमारे टॉप एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने देखा कि it imperative to appraise their organization knowledge resources and how to leverage them, and finally growing interest in knowledge management is closely related to companies' effort to become learning organization. So basically ये 3 ड्राइविंग फोर्सेस है हमारे जिसके लिए मतलब जो अप्रोचेज है हमारे नॉलेज मैनेजमेंट के लिए. यहाँ हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट अप्रोचेज है नॉलेज मैनेजमेंट के लिए जो हमने आउटलाइन करी है. क्रिटिकल टू बोथ अप्रोचेज इन अ कल्चर माइंडसेट दैट एनकरेज कोलैबोरेशन एंड नॉलेज शेयरिंग. इसलिए जो नॉलेज मैनेजमेंट ऑफन रिक्वायर मेजर कल्चर चैलेंज, जैसे हमारे Joma Olia, the CEO of Nokia Telecommunication, introduced a new cultural direction with the statement, knowledge in Nokia is power only when it is shared. और
सी द फर्स्ट अप्रोच जो हम है हमारे पास नॉलेज मैनेजमेंट की, वो किससे डील करती है? प्राइमरली विद द कलेक्शन एंड शेयरिंग ऑफ एक्सप्लिसिट नॉलेज। जो हम एक्सप्लिसिट नॉलेज को कलेक्ट करें और शेयर करें थ्रू द यूज ऑफ सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम। एक्सप्लिसिट नॉलेज में हमारे पास जैसे हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आ जाती है, जैसे हमारे पेटेंट्स है, लाइसेंसेस है, वर्क प्रोसेसेस है, से पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है कस्टमर के बारे में, कोई मार्केट, कोई सप्लायर है कॉम्पिटिटिव, कोई कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस है, रिपोर्ट्स है, बेंचमार्क है एंड सो ऑन। तो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन इस अप्रोच को यूज करती है, जो फोकस होता है उसका किस पे होता है? कलेक्ट और कोडिफाई करने को, कलेक्ट नॉलेज को कलेक्ट करना और कोडिफाई करना और उसको स्टोर करके रखना डेटाबेसेस में, where it can easily be accessed and refused by anyone in the organization. So knowledge is gathered from the individual who possess it and organized into document that others can access or reuse. Second approach जो हमारे पास है वो किस पे फोकस करती है? लिवरेजिंग इंडिविजुअल एक्सपर्टाइज और नो हाउ, सो टेक्टिक नॉलेज बाय कनेक्टिंग पीपल फेस टू फेस और थ्रू इंटरैक्टिव मीडिया। टेक्टिक नॉलेज में क्या आता है? हमारा प्रोफेशनल नो हाउ आता है, इंडिविजुअल इनसाइट्स और क्रिएटिविटी एंड ऑल। So basically we have these approaches that we have shown in this graph, the table, sorry, that are the approaches to knowledge management. जैसे कि हमने first discuss किया explicit है, दूसरी people to document है, then technology, we have mechanisms, we have knowledge management strategy, we have technology, we have mechanisms. Okay. Then organization can use a number of mechanism to support the collection of बहुत सारे, एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे मैकेनिज्म यूज कर सकती है अपने नॉलेज रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए, उनको शेयर करने के लिए। तो कुछ मैकेनिज्म जो है वो पर्टिकुलरली यूजफुल होता है हमारे एक्सप्लिसिट नॉलेज मैनेजमेंट के लिए। सो इंटरनेट्स या अदर नेटवर्क्स जो हमारे पास हैं फॉर कनेक्टिंग पीपल थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन आर इम्पोर्टेंट फॉर शेयरिंग बोथ एक्सप्लिसिट एंड टेक्टिक नॉलेज। तो कुछ मैकेनिज्म यहाँ पे हमें दिए गए हैं, जैसे वी हैव data warehousing and data mining, then we have knowledge mapping, then we have like data warehousing, data mining में basically warehousing तो हमें allow करता है कंपनी को कि combine all the data into huge database for easy access, और data mining में helps users make sense of data by searching for patterns that can solve the organizational problem or take advantage of new opportunities. So ये basically दोनों warehousing और mining helpful है for building customer relationship और entering into the new market. Knowledge mapping basically कुछ companies जो होती हैं undertake करती हैं knowledge mapping projects को. Then we have electronic libraries, we have then the leveraging professional knowledge and expertise. Now we'll come to the next topic, that is organizational. That is basically organizational knowledge evaluation cycle. So organizational knowledge evaluation cycle में क्या होता है? Basically इसमें 5 stages होते हैं हमारे पास। सबसे पहली स्टेज है हमारे पास knowledge development, then we have knowledge acquisition, we have knowledge refinement, knowledge distribution and the knowledge leveraging. So knowledge development में knowledge is developed through learning, innovation, creativity and importation from outside. Knowledge acquisition में knowledge is captured and retained for use. Knowledge refinement में knowledge is organized, transferred or included in written material. Knowledge bases to make it available to be useful. Knowledge distribution and development में क्या होगा? Knowledge is distributed to point of action through education, training program, automated knowledge based systems. और knowledge leveraging में knowledge is applied or otherwise leveraged. So by using or applying knowledge, it becomes the basis for further learning and innovation as explained by other mechanisms. This is the organizational knowledge evaluation cycle. Now I'll come to the
पर्सनल नॉलेज इवोल्यूशन साइकिल, इसमें भी हमारे पास 5 स्टेजेस है जो ये डिपेक्ट करती है कि हाउ नॉलेज एज इट बिकम बेटर एस्टेब्लिश इन अ पर्सन्स माइंड माइग्रेट फ्रॉम देयरली रिसीव नोशन टू बी बेटर अंडरस्टूड एंड यूजफुल। तो कौन कौन से 5 स्टेजेस हमारे पास? सबसे पहले स्टेज है टेक्टिक सब्लिमल नॉलेज। टेक्टिक सब्लिमल नॉलेज में क्या होता है? ये नॉलेज मोस्टली नॉन कॉन्शियस होती है और इज नॉट वेल अंडरस्टूड भी नहीं होती है। सो इट इज ऑफन द फर्स्ट ग्लिम्स वी हैव ऑफन न्यू कंसेप्ट। जब हमें किसी नए कंसेप्ट का कुछ एक फर्स्ट ग्लिम्स मिलता है, जब हमें कुछ क्लियर नहीं होता, कॉन्शियस नहीं होते, हम नॉन कॉन्शियस होते, कुछ ज्यादा समझ में भी नहीं आया होता, वो होती है हमारी टेक्टिकल सब्लिमल नॉलेज। फिर होती है हमारे पास आइडियलिस्टिक विजन एंड पैराडिगम नॉलेज। इसमें क्या होता है? पार्ट ऑफ दिस नॉलेज इज वेल नोन टू अस एंड एक्सप्लिसिट एंड वी वर्क कॉन्शियसली विद इट एंड मच ऑफ इट आर विजन्स एंड मेंटल मॉडल्स इज नॉट वेल नोन, सो इट इज टेक्टिक एंड ओनली एक्सेसिबल नॉन कॉन्शियसली। फिर हमारे पास है सिस्टमेटिक स्कीमा एंड रेफरेंस मेथोडोलॉजी नॉलेज। इसमें हमारी जो नॉलेज है वो होती है हमारी अंडरलाइंग सिस्टम की जनरल प्रिंसिपल, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी टू अ लार्ज एक्सटेंट explicit and mostly well known to us. Then again we have pragmatic decision, तो making and factual knowledge। pragmatic में हमारे पास होती है factual knowledge निकालना। decision making knowledge is practical and mostly explicit, it support everyday work, decision is well known and is used consciously। और लास्ट हमारे पास आती है लास्ट स्टेज हमारी ऑटोमेटिक रूटीन वर्किंग नॉलेज होती है, जो वी नो दिस नॉलेज सो वेल दैट वी हैव ऑटोमेटेड इट, सो मोस्ट हैज बिकम टेक्टिक, वी यूज इट टू परफॉर्म टास्क ऑटोमेटिकली विदाउट कॉन्शियस रीजनिंग। तो नॉलेज ग्रो करती है फ्रॉम सब्लिमल टू आइडियलिस्टिक as it become better established and understood, then to systematic, then to pragmatic and finally to automatic knowledge when very well understood. So from well established knowledge we then start to glimpse new ideas and concepts through creativity and innovation. Now we'll move to the next topic, that is knowledge management in the organization. Now as we see the Peter Drucker ने बताया हमें कि in the new economy में जो knowledge होती है is not just another resource alongside the traditional factor of production, labor, capital and land। इसी की तरह एक और रिसोर्स नहीं है हमारे पास लेबर कैपिटल लैंड की तरह, बस बट दी ओनली मीनिंगफुल रिसोर्स जो हमारे पास है वो नॉलेज ही है। तो चैलेंज जो हम फेस कर रहे हैं सिंपल, नोइंग व्हाट वी नो। चैलेंज क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि हम क्या जानते हैं, और रियलाइज करना दैट देयर इज ऑफन अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ प्रोसेस आउटलाइन इन द कंपनी मैनुअल एट द रियलिटीज ऑफ एवरीडे बिजनेस लाइफ, कि हमने क्या प्रोसेस आउटलाइन किया है और क्या रियलिटी हमारी एवरीडे बिजनेस लाइफ में, वो हमें पता होना चाहिए। डिफरेंस क्या है दोनों बीच में वो हमें पता होना चाहिए। Now this is showing the knowledge management aims to enhance an organization return on intellectual capital. So जो चैलेंज बेसिकली हम फेस कर रहे हैं वो जैसे हमने डिस्कस किया कि रियलाइज करना कि हमारे पास ह्यूज डिफरेंस है जो हमने प्रोसेस आउटलाइन किया और कंपनी के मैनुअल और रियलिटीज में, right? So basically you can see that knowledge management के दो काम है, reducing time और cost reduce करना for information collection के लिए, और shrinking cycle time to product market development. So further we have 3 more, the stemming intellectual losses like employee turnover को कम करना, customer services को improve करना और identify करना innovative business. Now we'll come to the next, that is knowledge management myth versus reality. So perhaps unavoidably knowledge management suffers from a certain amount of hyperbole resulting from over enthusiastic effort to sell it. So we try to diffuse some of these myths and explore what the reality can mean. तो जैसे कि हमारे पास myth है कि knowledge management is all about technology, but reality क्या है? Technology is certainly important but hardly the sole consideration. Cultural and human aspect matter far off. हमारा myth है कि नॉलेज जो है सिर्फ टेक्नोलॉजी है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो उसका एक सोल कंसिडरेशन है, लेकिन कल्चरल ह्यूमन एस्पेक्ट उससे ज़्यादा मैटर करते हैं।
ऐसे ही हमारे पास है, we have some other myths also, like we have a myth of that knowledge जो है company, the company is only और most important, knowledge जो है company का सिर्फ एक लौता रिसोर्स है हमारे पास, ये सबसे important रिसोर्स है, पर रियलिटी क्या है, जो knowledge intensive, however knowledge intensive company work में भी, लेकिन it cannot survive on सिर्फ knowledge पे ही हम survive नहीं कर सकते हैं. It is the overall human capital, the harnessed by organizational structure, the processes, the ultimately determine success. Knowledge एक वो one critical component है हमारे human capital का, the other being social and emotional capital. We have some other myths and realities also, like the myth is that knowledge is owned by one or two group in the organization, but that is not true. The reality is knowledge is not owned by the research or training or MIS groups or even top management. It is the responsibility of all wings of the organization. Now we have how to build a knowledge strategy. Knowledge strategy कैसे build up करते हैं हम? So 3 fundamental components है हमारे पास knowledge management के. हमारे पास क्या क्या fundamentals है हमारे पास? components, people, process and technology. So it is important to realize that people are at the center of all knowledge management initiative. Technology and processes but play more of the enabling role. यहाँ पे नॉलेज मैनेजमेंट दिखा रहे हैं कैसे हम स्ट्रैटेजी बिल्डअप करते हैं फॉर द न्यू वर्ल्ड ऑफ बिजनेस. here we have the knowledge management प्रोसेस के 4 डिस्टिंक्ट स्टेप है. सबसे पहले हम नॉलेज क्रिएशन करते हैं, फिर नॉलेज कैप्चर करते हैं, फिर नॉलेज एप्लीकेशन करते हैं, फिर नॉलेज को मेजर करते हैं. So while knowledge creation can result in either tactic or explicit knowledge, it is a process of capturing, sharing this knowledge makes it available across the enterprise. Then we come the need of a staged framework for knowledge management. क्या जरूरत है हमें एक स्टेज फ्रेमवर्क बनाने की नॉलेज मैनेजमेंट के? जो ऑब्जेक्टिव है इस मॉडल के वो 2 फोल्ड में है. फर्स्ट क्या है? to provide a framework which an organization can use to access its current level of the knowledge management maturity. ऐसा फ्रेमवर्क बनाना जो एक ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सके अपने करंट लेवल को नॉलेज मैनेजमेंट को मैच्योरिटी तक लाने के लिए, और टू एक्ट एज अ मैकेनिज्म टू फोकस and help prioritize efforts to raise the level of knowledge management maturity. Then we have level organizational capability mapping. We have some levels, like at level 1 we have default, the organizational capabilities to complete dependence on individual skills and abilities. At level 2 like we have so basically technology to reach maturity level 10 can be characterized by certain observable capabilities, क्योंकि हम जो कंसीव कर रहे हैं कि नॉलेज मैनेजमेंट रिप्रेजेंट करते हैं 3 prongs, दैट इज नॉलेज मैनेजमेंट कहाँ से होते हैं? पीपल से, प्रोसेस से या टेक्नोलॉजी से. तो हर मैच्योरिटी लेवल पे उसको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं कुछ ऑब्जर्वेबल कैपेबिलिटीज से along each of these 3 prongs with successive levels. So accordingly at each level we define a set of key result areas. Each key result area is specific to one of people, process and technology, and the key result area is as at a given maturity level collectively serve to represent the organizational observable knowledge management capability at the level. So there are 15 key related areas, so for key result areas in all. Level 1 does not have any key area. At level 5 KRA are not classified as people, process and technology related. Now there are some questions for you. So as we have discussed this knowledge management today, so let us summarize it first. So from a business strategic perspective, knowledge management is all about
obsolescing what you know before others do, and profiting by creating the challenges and opportunities others haven't even thought about. So basically in the bigger picture the focus of knowledge management किस पे होता है, हमारे एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट पे, जो हमारी जिसमें हमारी सोसाइटीज भी आती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस भी आती है, हमारे इंडिविजुअल्स लाइफ भी आती है, हमारा वर्क, लर्न, अडेप्ट एंड सर्वाइव. Now the question is for you is, what is knowledge management? Discuss its importance, citing examples. The next question is explain how knowledge management is carried out, and the third is discuss different approaches to knowledge management. So that's all for today's session. Thank you so much. Happy learning.